नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वेइंग एज पेरेंट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। आज हम लोग फिर से एक मैप की स्टडी करने वाले हैं। बलरामपुर रामानुजगंज जिले के बारे में पढ़ने वाले हैं। यहाँ से आपको छत्तीसगढ़ का सारा स्टैटिक कंप्लीट होगा, जो भी बलरामपुर रामानुजगंज क्षेत्र से रिलेट करेगा, जिसमें हम लोग देखेंगे आर्ट एंड कल्चर वाले प्लेस, जिसमें हम लोग देखेंगे हिस्टोरिकल प्लेस, जिसमें हम लोग देखेंगे भौगोलिक क्षेत्र और आर्थिक भूगोल के क्षेत्र को भी इसमें हम लोग कवर करेंगे। तो सारा का सारा स्टैटिक क्वेश्चन यहाँ पे कवर होने वाला है जिले के आधार पर। यदि आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं या पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं, तो हमारे इसी तरह की मैपिंग की क्लास चल रही है, जिसमें हम लोग स्टैटिक कवर कर रहे हैं छत्तीसगढ़ से संबंधित। यदि आप छत्तीसगढ़ की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यहाँ पे यूज़फुल होगा। और आपको यदि इस वीडियो से समझ आता है, आपको वीडियो पसंद आते हैं, तो बाकी वीडियोज़ को भी आप कंटिन्यू वॉच कर सकते हैं। क्लास शुरू करते हैं। और क्लास शुरू करने से पहले नए विद्यार्थियों को बता दें कि हमारे पढ़ने का तरीका क्या होता है। हम लोग सबसे पहले थ्योरी पढ़ते हैं। थ्योरी समझने के बाद में हम लोग उसको मैप में इम्प्लीमेंट करते हैं, मैप में समझते हैं, चीज़ों को याद करते हैं। उसके बाद में आखिरी में हम लोग नोट्स बनाते हैं। तो बिल्कुल अभी पेन कॉपी हाथ में कोई नहीं पकड़ेगा, अपना सारा का सारा ध्यान यहाँ पे लगाना। सब कुछ सिंगल वीडियो में, इसी में सब कुछ आपको याद हो जाएगा। चलो शुरू करते हैं। हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं आज बलरामपुर जिले के बारे में। देखो, बलरामपुर जिला किस में आता है? सरगुजा संभाग में। और आप लोग जानते हो सरगुजा संभाग का पुनर्गठन करके कई जिले बनाए गए हैं। तो सरगुजा संभाग सबसे पहले बना था 1948 में। ये पहले रियासत हुआ करता था। उसके बाद में ये जिला बना। जिले बनने के बाद में आपको याद होगा कि 1998 में की बात है, यहाँ से बनाया गया था कोरिया जिला यहाँ से बनाया गया था। इसके बाद में अगले साल यानी कि 2012 के टाइम में आपने देखा होगा यहाँ से 2 जिले बने थे। कौन कौन से जिले बने थे यहाँ पे आपको सूरजपुर, जिसका आपने वीडियो देख लिया है ऑलरेडी। उसके अलावा यहाँ पे दूसरा वाला जिला था बलरामपुर। तो 2012 में इसका पुनर्गठन फिर से किया गया और सूरजपुर और बलरामपुर 2 जिले यहाँ से बने थे। तो यहाँ से आपको इतना याद रखना है। चलो अगला देखो। अगला क्या देखोगे? यहाँ पे जिला मुख्यालय क्या था? बलरामपुर जिला मुख्यालय है। और ये हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश का जो आखिरी वाला छोर होता है ना, नॉर्थ में, वहाँ पर स्थित है। इसका मतलब ये होता है कि दूसरे स्टेट के साथ में भी अपना बॉर्डर शेयर करेगा। सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और झारखंड 3 स्टेट के साथ में अपना बॉर्डर शेयर करता है। अगर खुद की जिले के स्टेट की बात करें, जिले की बात करें, तो ये सूरजपुर, सरगुजा और जशपुर के साथ में अपनी सीमा साझा करता है। अगला देखो तहसील। यहाँ पे तहसील की संख्या में चेंजेस हुए हैं और अभी लगातार चेंजेस होते भी जा रहे हैं। अभी आपने रिसेंट में सुना भी होगा, तो इसको चीज़ों को अपडेट करते हुए चलना। और जब भी आप करंट अफेयर का कुछ न्यूज़ पढ़ते हो ना, तो आप छत्तीसगढ़ का बुक अगर दोबारा नहीं खरीदना चाहते हो, तो उस बुक में भी जहाँ पे सुधार करना है वहाँ पे लिख लिया करो। जैसे कि अभी आप देख रहे हो तहसीलों का गठन होते जा रहे हैं, तो इसको लिख लेना, ठीक है। चलो, क्या है तहसील यहाँ पे? बलरामपुर, शंकरगढ़, राजपुर, रामानुजगंज, वाड्रफनगर, कुसमी। और यहाँ पे 2 बदलाव हुए थे। क्या क्या बदलाव हुए हैं? यहाँ पे आपको 2 देखने को मिलेगा, सामरी और एक है रामचंद्रपुर करके यहाँ पे, और सामरी करके 2 नए तहसील बने हैं। तो यहाँ पे तहसीलों की संख्या कितनी हो गई है? टोटल तहसील हो गए हैं 8। तो इसमें चेंजेस होते जा रहे हैं। अगर कोई चेंजेस होता है, अपडेट होता है, तो आप यहाँ पे अपना ऐड कर लेना। चलो अगला देखो। विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो ये रामानुजगंज पाट सामरी क्षेत्र आता है यहाँ पे। और इसको अभी इतना ज़रूरत नहीं है याद करने की, क्योंकि इलेक्शन अभी बीच में नहीं है। अगर आपको याद हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं याद होता है तो भी तो कोई बात नहीं। अगला इलेक्शन होगा तब जाके आपको याद करना पड़ेगा। उस समय ये पूछ सकता है कि विधानसभा क्षेत्र यहाँ से क्या क्या है। तो यहाँ पे 2 विधानसभा क्षेत्र है। अनुसूचित जनजाति के लिए है यहाँ पे दोनों सीट, रामानुजगंज से और पाट सामरी क्षेत्र से। तो इसको याद रखना। चलो, नगर परिषद की बात करें तो यहाँ पे बलरामपुर नगर परिषद है और यहाँ पे नेशनल हाईवे गुजरती है, NH 343 यहाँ पे नेशनल हाईवे गुजरती है, जिसको आप लोग मैप में सीखोगे। जो अभी मैंने सारा कुछ कहा ना, उसको आप मैप में समझोगे, लेकिन पहले यहाँ पे थ्योरी हमने पढ़ लिया था। अब आ जाओ इस वाले मैप में। ये हमारा छत्तीसगढ़ प्रदेश का मैप, ये नया वाला मैप नहीं है, क्योंकि अभी रिसेंट में ही नए नए जिले बनते आ रहे हैं, तो मैंने अभी बनाया नहीं है उस मैप को। लेकिन समझ लो कि इस तरह का दिखाई देता है, जिसके बारे में हमने पढ़ रखा है ना, इस तरह का। चलो, ये बन गया हमारा नया वाला। अब इसमें हम लोग जानते हैं, आप लोगों ने जिलों का नाम याद कर लिया?
याद कर लेना अगर नहीं किया होगा तो, क्योंकि बहुत ज़रूरी है लोकेशन के नाम को जानना, क्योंकि बार बार आप पलट के नहीं देख पाएंगे कि ये कौन सा ज़िला है, किस ज़िले के बारे में पढ़ रहे हैं। और आंसर भी आपको इस तरह का आजकल के पैटर्न में देना पड़ता है कि निम्नलिखित को क्रम से जमाइए, या फिर निम्नलिखित को उत्तर से दक्षिण जमाइए, या निम्नलिखित क्षेत्र किस किस क्षेत्र में आता है, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। इसीलिए आपको जिलों के नाम को याद रखना चाहिए। ठीक है, चलो हम लोग किस क्षेत्र के बारे में पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़े हैं छत्तीसगढ़ के उत्तर वाले क्षेत्र को। और हम लोग मैप को कैसे पढ़ते हैं? मैप को पढ़ते हैं नॉर्थ ऊपर में, साउथ नीचे में, हमारे राइट हैंड में पढ़ते हैं ईस्ट, हमारे बाएं हाथ में पढ़ते हैं वेस्ट। चलो, तो हम लोग पढ़ रहे हैं नॉर्थ वाले हिस्से में, यानी कि इस वाले क्षेत्र में पढ़ रहे हैं। हमने इसका पढ़ लिया था, इसका पढ़ लिया था, अब हम लोग ये वाले का पढ़ रहे हैं। तो ये कौन सा क्षेत्र हो जाएगा? ये हो जाएगा बलरामपुर। यहाँ पे बालरामपुर लिखा हो गया है। चलो, बलरामपुर क्षेत्र है। और इसके आसपास के क्षेत्र को देखोगे ना, तो आप अपने सामने अगर इंडिया का मैप लगा होगा तो उस मैप में देखो, यहाँ पर ये जो ये वाला एरिया है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक ये शेयर करता है किसके साथ में? यहाँ शेयर होता है यूपी के साथ में। और आप लोग जानते हो ये वाला एरिया किस कहाँ आता है? ये वाला आता है झारखंड वाले एरिया में आता है। किस एरिया में? झारखंड वाले में। और यहाँ पे छोटू सा दिख रहा है ना इस जगह में, ये देखो यहाँ पर, एक सेकेंड अभी दिखाते हैं। ये वाले एरिया में, कौन से वाले एरिया में? ये वाले एरिया में। यहाँ पे थोड़ा सा एक इसके साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, ये शेयर कर रहा है एमपी के साथ में, यानी कि मध्य प्रदेश के साथ में। तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड, ये 3 स्टेट के साथ में बॉर्डर शेयर करता है ये वाला जिला 3 राज्यों के साथ में सीमा साझा करता है। और खुद के कितने जिलों के साथ में बॉर्डर शेयर कर रहे हैं? तो ये देखो, ये वाले क्षेत्र में ये यहाँ पे कौन सा जाएगा? सूरजपुर, सरगुजा और ये जशपुर। सूरजपुर, सुरगुजा और ये जशपुर। तो 3 जिलों के साथ में और 3 स्टेट के साथ में अपना बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। चलो, अब इसका हम लोग पॉलिटिकल एरिया देखते हैं बलरामपुर क्षेत्र का। यहाँ पे ना एक मिस्टेक हो गया है, ये बालरामपुर नहीं है, ये बलरामपुर है। अगला आप देखेंगे ना तो इसको ऐसे करेक्ट कर लीजिएगा, बलरामपुर का स्पेलिंग ऐसे होता है। ठीक है, चलो, तो ये खाली वाला मैप है। अब इसमें खाली वाले मैप में अगर भर दें तो ऐसे क्षेत्र दिखेगा। और यहाँ पे आपने अभी पढ़ा कि यहाँ पे कितने तहसील हैं? 8 तहसील हैं। रामचंद्रपुर, वाड्रफ नगर, रामानुजगंज, ये वाला नया वाला है, बलरामपुर, राजपुर, शंकरगढ़, कोसमी और यहाँ पे सामरी, ये भी नया वाला है। तो रामचंद्रपुर और सामरी ये नया वाला है यहाँ पे। और अभी आपने देखा कैसा वाला था मैप? ऐसा था। तो यहाँ पे यूपी आ गया था, यहाँ पे एमपी था, और इस वाले पूरे एरिया में झारखंड वाला हिस्सा आएगा। तो झारखंड, यूपी और मध्य प्रदेश के साथ में, राज्य के साथ में बॉर्डर शेयर करता है। और इस जगह में आपने क्या देखा? यहाँ पे देखा सूरजपुर, यहाँ पे नीचे में देखा सरगुजा, और इस वाले क्षेत्र में क्या देखा? यहाँ पे देखा था जशपुर। तो ये था इसका पॉलिटिकल मैप। अब चलो इसका जियोग्राफिकल मैप देखते हैं इस तरह से। यहाँ पे फिर से थ्योरी है, पढ़ लो थ्योरी को। गोंडवाना, दक्कन, धारवाड़ 3 क्षेत्र यहाँ पे पड़ता है। गोंडवाना में आप लोग जानते हो कोयला मिलता है, दक्कन वाले में मिलता है बॉक्साइट, धारवाड़ वाले क्षेत्र में भी मिलता है। यहाँ पे देखो लहसुन पाट, जमीर पाट और जमीर पाट स्पॉट, प्रदेश की सबसे ऊंची बॉक्साइट, ये सबको अभी हम लोग मैप में देखेंगे। चलो मैप में देख लो। यहाँ पे इतना छोटा सा क्यों हो गया ये मैप? इसको ऐसा कर लेते हैं। तो ये हमारा फिज़िकल वाला मैप हो जाएगा। तो फिज़िकल मैप में आज के वाले वीडियो में बहुत सारा नहीं है, लेकिन यहाँ कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको आपको याद रखना ज़रूरी है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे पाट क्षेत्र देख लो। इस वाले मैप को आने से पहले ना आपको मैं छत्तीसगढ़ वाला मैप दिखाती हूँ ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे मैंने शायद आज नहीं लगाया है और ये नहीं लगाया है शायद, तो पीछे आ जाते हैं। थोड़ा सा पीछे आओगे ना तो अच्छे समझ पाओगे। ये देखो, इस वाले मैप में आप लोग जानते हो झारखंड से लगा हुआ है हमारा छत्तीसगढ़, है ना? किस तरफ लगा हुआ है? ये वाला एरिया में। यहाँ से देखोगे तो आप लोग जानते हो कि झारखंड वाले ये वाले हिस्से में ना, झारखंड में छोटा नागपुर का पठार वाला हिस्सा आता है ना, आप लोग जानते हो। तो छोटा नागपुर वाले पठार का हिस्सा ना थोड़ा थोड़ा इस तरफ भी है, थोड़ा थोड़ा हिस्सा इस तरफ भी है। तो आप लोग अभी जस्ट पढ़े थे इसके पहले कि ये वाला हिस्सा किस तरफ आता है? जल्दी बताओ, कौन से? सोचो जल्दी, कौन सा वाला हिस्सा आता है? गोंडवाना के हिस्से में आता है। तो गोंडवाना के इस तरफ वाला हिस्सा ना थोड़ा सा यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा? धारवाड़। और थोड़ा सा हिस्सा यहाँ पे देखने को मिलेगा दक्कन वाला यानी कि पठारी वाला क्षेत्र देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ देखोगे तो इस तरफ का पठार का विस्तार यहाँ तक है। इसलिए आप लोग यहाँ पे पढ़ते हो जामरी पाट, सांबरी पाट,
जारंग पाट, लहसुन पाट, कुश्मी पाट, जसपुर पाट, पंडरा पाट, मैन पाट, ये सब पढ़ते हो ना। यहाँ पे आपने पढ़ा ना, मैन पाट वाला क्षेत्र था इस वाले क्षेत्र में। तो ये सारे पाट क्षेत्र ना इसी के अंतर्गत आते हैं। ये जो एरिया का विस्तार है ना, यहाँ पे छोटा नागपुर पठार वाले हिस्से का इधर भी है, हिस्से का इधर भी है। तो ये सारा का सारा अगर आप इंडिया वाले मैप में देखोगे तो इंडिया वाले मैप में देखोगे तो कौन सा वाला हिस्से में आएगा, छत्तीसगढ़ का प्रायद्वीपीय हिस्से के अंतर्गत में ये आता है। ठीक है, चलो उसको हम लोग इंडिया वाला में देख लेंगे। फिलहाल इतना समझ लो कि ये वाला हिस्सा पूरा पाट प्रदेश में आता है। कौन कौन से हिस्से, जशपुर हो गया और सरगुजा हो गया, और ये कौन सा है, बलरामपुर। ये तो 3 क्षेत्र हैं हमारे पाट क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। पाट क्षेत्र जो पहाड़ से अपेक्षाकृत छोटे होते हैं लेकिन ज़मीन से थोड़ा सा उठे हुए होते हैं, उसे हम कहते हैं पाट क्षेत्र, है ना। चलो इसमें कौन कौन से पाट क्षेत्र हैं हमारे बलरामपुर क्षेत्र में, उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैप में आ जाते हैं और मैप को यहाँ पे बड़ा कर लेते हैं। इस मैप में देखोगे तो यहाँ पे सबसे ऊपर में वाले क्षेत्र को देखोगे ना, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जमीर पाट। ये वाला हिस्सा कौन सा है, जमीर पाट। जमीर पाट के बाद में आपको क्या देखने को मिलेगा, जमीर पाट के हिस्से के बाद में आपको देखने को मिलेगा लहसुन पाट, ये वाले तरफ, लहसुन पाट। अभी स्क्रीनशॉट मत लेना, मैं आपको बताऊंगी कब लेना है। ये है लहसुन पाट। उसके नीचे देखोगे तो ये बड़ा वाला सामरी पाट रहेगा, सामरी पाट होगा। और ये नीचे वाला इसको बोलते हैं कुश्मी पाट, कुश्मी पाट। और इस तरफ वाला हो जाएगा जारंग पाट, जारंग पाट। तो इसमें अभी कौन कौन सी खास बात है ये समझ लो। ये जो इसमें जारंग पाट देख रहे हो ना, जमीर पाट देख रहे हो, यहाँ से शुरू करते हैं। ये है हमारे बलरामपुर का सबसे बड़ा बॉक्साइट का मैदान, इसको बोलते हैं बॉक्साइट का मैदान। यहाँ पे बहुत बड़े क्षेत्र में, बहुत अधिक मात्रा में नहीं, बहुत बड़े क्षेत्र में यहाँ पे क्या मिलता है, बॉक्साइट मिलता है। तो बॉक्साइट वाला क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, ये जमीर पाट वाला बॉक्साइट वाला एरिया हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। इसके अलावा कौन सा एरिया होगा, इसके अलावा होगा ये देखो सामरी पाट लिखा हुआ है ना। आप लोग क्या पढ़ते हो, हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कौन सी जो ऊंची चोटी है, गौर लाटा। तो गौर लाटा जो चोटी है ना, वो इसी सामरी वाले पार्ट में है। किसमें, सामरी पार्ट में है। अगर हाइट की बात पूछो, ऊंचाई की बात पूछो, तो ये है 1225 मीटर की ऊंचाई पर है। किसमें है, सामरी पार्ट वाले हिस्से में। और इस तरह देखोगे तो लहसुन पाट है, लहसुन पाट जो सामरी पाट है ना, इसी का एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन यानी कि विस्तार है। अगला देखोगे यहाँ पे नीचे में कुश्मी पाट लिखा हुआ है। ये कुश्मी पाट आप लोग नीचे में यहाँ पे देखो, छत्तीसगढ़ वाले मैप में देखो जल्दी से, तो उसमें देखोगे यहाँ पे जशपुर है। तो जशपुर और बलरामपुर के बीच में ये बॉर्डर बनाता है, मतलब जशपुर और बलरामपुर के बीच में जो सीमा बनाता है उसको क्या कहेंगे, कुश्मी पाट। तो देखोगे यहाँ पे कुश्मी पाट है, और कुश्मी पाट के इधर पश्चिम में देखोगे तो यहाँ पे जारंग पाट है। जारंग पाट जो हिस्सा, यहाँ पे जो हिस्सा है ना, यहाँ पे जो पाट है, और इस पार्ट का हिस्सा जो बलरामपुर में है उसको बोलते हैं जारंग पाट। और जो पार्ट यहाँ पे जशपुर वाले हिस्से में है ना, उसको बोलते हैं पंडरा पाट। आपने पढ़ा होगा ना, पंडरा पाट के पहाड़ी के पास से कन्हा नदी और कौन सी नदी निकलती है, और निकलती है ईब नदी। तो यहाँ जो जशपुर वाले क्षेत्र में है उसको पंडरा पाट बोलते हैं, और जो बलरामपुर वाले क्षेत्र में है उसको बोलते हैं जारंग पाट। तो जारंग पाट हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश का सबसे ज़्यादा बॉक्साइट यहाँ पे मिलता है। सबसे बड़ा पार्ट नहीं है, सबसे बड़ा पार्ट तो जशपुर पार्ट में है, जो कि जशपुर वाले एरिया में है। वो छत्तीसगढ़ प्रदेश का सबसे बड़ा पार्ट वाला एरिया है, जो कि जशपुर में है, और जशपुर नाम से ही है। ये जो पार्ट है ये बॉक्साइट के लिए सबसे बड़ा है हमारे छत्तीसगढ़ में। तो दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, इसको एक साथ मत कर देना। ठीक है, समझ में आया, सारे पार्ट समझ में आ गए। चलो एक बार फिर से देख लो, ये वाला कौन सा था, ये था जमीर पाट। ये बॉक्साइट का सबसे ज़्यादा क्षेत्र था, मैदान था इसका। और ये वाला कौन सा है, ये है सामरी पाट, सामरी पाट। इसमें क्या था, गौरलाटा की चोटी, 1225 इसकी हाइट थी। ये वाला कौन सा है, लहसुन पाट। ये कौन सा है, कुश्मी पाट। कुश्मी पाट क्या है, जशपुर और बलरामपुर के बीच में सीमा बनाता है। और ये वाला कौन सा है, जारंग पाट, जो कि बॉक्साइट का सबसे बड़ा क्षेत्र है हमारे छत्तीसगढ़ में। बॉक्साइट का पाट क्षेत्र है ना, छत्तीसगढ़ का पाट क्षेत्र नहीं। छत्तीसगढ़ का पाट क्षेत्र हमने क्या देखा, जशपुर पाट है, जो कि जशपुर क्षेत्र में स्थित है ना। चलो अब देखते हैं इनके आसपास की, ऐसे सवाल पूछा जाता है कि कौन कौन से नदियों के बीच में कौन कौन सा पाट क्षेत्र स्थित है। तो सबसे पहले देखो ऊपर में देखोगे, यहाँ पे देखो, पीछे आ जाओ वापस थोड़ा सा। हालांकि इसको मैंने आपको जशपुर वाले
मैप में पढ़ाने हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ बता देते हैं आपको, क्योंकि आगे पढ़ना है इस वाले क्षेत्र को, जिसके कारण बताना पड़ेगा। देखो यहाँ पे जो हिस्सा है ना, यहाँ से आ रही है कौन सी नदी, कन्हार नदी। तो कन्हार नदी जैसे ही बलरामपुर में आती है, क्रॉस करती है कुसमी पाट को, कुसमी पाट को क्रॉस करेगी ना, तो सबसे पहले यहाँ पे इसको एक नदी देखने को मिलेगी जिसका नाम होगा गलफुला। गलफुला, गलफुला नदी आगे जाएगी, ये कन्हार नदी है, आगे जा रही है, आगे जाके उसको क्या मिलेगी, कौन सा पार्ट है ये, सामरी पार्ट है। सामरी पार्ट की थोड़ा सा आगे क्या मिलेगा इसको, कौन सी नदी मिलेगी, इसको मिलेगी सिंदूर नदी। थोड़ा सा आगे कर देते हैं इसको, ये इधर तक नहीं आता है, इसको मत समझना, आपको बताने के लिए ऐसे बना रहे हैं। क्या है, कौन सी नदी है, सिंदूर नदी। फिर आगे जाती है, आगे जाएगी तो ये वाली कौन सी नदी मिलेगी, यहाँ पे मिलती है पेंजन नदी। पेंजन नदी, पेंजन नदी यहाँ पे है। और आगे जाएंगे थोड़ा सा और, तो ये वाली कौन सी नदी हो जाएगी, ये वाली नदी हो जाएगी चनान, चनान नदी। तो गलफुला नदी, सिंदूर नदी, पेंजन नदी और चनान नदी, इसके साथ साथ कन्हार नदी कहाँ बहती है, बलरामपुर में बहती है। और आप लोग जानते हो कि छत्तीसगढ़ की इस वाले हिस्से से कौन सी नदी आती है, गंगा नदी आती है, जो कि मिलती है सोन नदी में आती है, जो कि मिलती है गंगा नदी में, और गंगा नदी अफवाह तंत्र का क्षेत्र बनाती है। तो बलरामपुर वाला हिस्सा भी किस में आ जाएगा, सोन गंगा अफवाह तंत्र के अंतर्गत आ जाएगा। और बलरामपुर में गलफुला, सिंदूर, पेंजन और चेनान नदी के साथ साथ कन्हार नदी भी बहती है। और आप लोग जानते हो इसी कन्हार नदी में कौन सी जलप्रपात आपको देखने को मिलेगी, जल्दी से बताओ, आप लोगों ने पढ़ रखा है, कौन सी वाटरफॉल है यहाँ पर, कौन सी वाटरफॉल है, कोठली वाटरफॉल है ना, कोठली वाटरफॉल कन्हार नदी में आपको देखने को मिलेगा। कन्हार परियोजना छत्तीसगढ़ में नहीं है, आपको याद रखना, लेकिन कन्हार नदी पर ही बना हुआ है। लेकिन आप लोग जानते हो कि इस क्षेत्र में, दूसरा कलर ले लेते हैं, इस वाले ऊपर वाले क्षेत्र में आप लोग देखोगे यहाँ पे, तो ये है कौन सा, उत्तर प्रदेश वाला हिस्सा है। तो ये उत्तर प्रदेश में आप लोग जानते हो सोनभद्र नाम का जगह है। सोनभद्र जगह में कन्हार परियोजना बनाया गया है, ना कि छत्तीसगढ़ में। तो थोड़ा सा ऐसा लगता है ना कि कन्हार नदी छत्तीसगढ़ से निकल रही होगी, तो छत्तीसगढ़ में ही कन्हार परियोजना होगी, लेकिन ऐसा नहीं है, इसको याद रखना। कन्हार परियोजना सोनभद्र उत्तर प्रदेश में है, कन्हार नदी में है। और कन्हार नदी निकलती है कहाँ से, जशपुर से बहती हुई जाती है, कहाँ से बहती हुई जाएगी, जशपुर के बाद में बलरामपुर, बलरामपुर के बाद में थोड़ा सा झारखंड में भी बहती है, थोड़ा सा इधर भी कर लेना, ये देखो यहाँ पे ऐसे कर लेना, झारखंड में भी बहेगी। झारखंड के बाद में कहाँ चली जाती है, उत्तर प्रदेश चली जाती है। और उत्तर प्रदेश में सोनभद्र के पास में इसका क्या बनाया गया है, परियोजना, कन्हार परियोजना बनाया गया है। और इसी नदी पर कहाँ पर, यहाँ बना देते हैं, ये कौन सी जलप्रपात है, यहाँ पे कोठली जलप्रपात यहाँ पे देखने को मिलेगा। जलप्रपात फीका लग रहा है ना कलर, कोई बात नहीं, चलेगा। चलो, तो अब मुझे बताओ, जो सामरी पाठ है वो कौन कौन सी नदियों के बीच में है, जल्दी से बताओ, जल्दी से देख के बताओ, कौन कौन सी नदियों के बीच में है। सामरी पाठ सिंदूर और गलफुला नदी के बीच में है। अथा जामिर पाठ कौन सी नदी के बीच में है, जामिर पाठ है चेनान और पेंजई नदी के बीच में। किस किस के बीच में है, चेनान और पेंजन नदी के बीच में है। अच्छा, एक और यहाँ पे जलप्रपात है, आपको बताना है कौन सी जलप्रपात देखने को मिलेगी, पवई जलप्रपात। तो यहाँ पे जो वाटरफॉल मैंने लिखा है ना, WF, ये वाटरफॉल का नाम मैंने लिखा है, और ये है कौन सी जलप्रपात है, ये पवई जलप्रपात। कौन सी जलप्रपात, पवई जलप्रपात किस में है, चेनान नदी पर। तो कौन सी नदी किसके बीच में है, कौन सा नदी किस नेशनल पार्क के किस क्षेत्र की ओर गुजरता है, ये सबको आपको याद रखना है। ये आजकल ये ऐसे ही पैटर्न वाले सवाल पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में फलाना शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, या फिर निम्नलिखित में से कौन सी नदी पवई जलप्रपात के पास है, या फिर निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क के किनारे कौन सी नदी बहती है, इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो आपको यहाँ पे याद रखना है, चेनान और पेंजन के बीच में हो जाएगा ये कौन सा पार्ट है, जामिर पार्ट है। इसके बाद में सामरी पार्ट हो जाएगा सिंदूर और गलफुला के बीच में, और देखने को मिलेगा गलफुला के आसपास में ही आपको देखने को मिलेगा कौन सा क्षेत्र, जारंग क्षेत्र। समझ में आया। चलो, ये हो गई यहाँ की नदियाँ। और इसी के अलावा और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखना है कि एक और फेमस बहुत जगह है, डीपाडी कह के। डीपाडी कह के एक जगह है जो कि कन्हार नदी के बीच में है, कन्हार नदी के किनारे क्षेत्र में है,
और ये पुरातात्विक क्षेत्र है। पुरातात्विक क्षेत्र यानी कि ऐतिहासिक क्षेत्र है जहाँ पे बहुत सारे पुराने ज़माने के यहाँ पे अवशेष मिले हैं। यहाँ पे मंदिर के अवशेष मिले हैं, बौद्ध धर्म से संबंधित मिले हैं, जैन धर्म से संबंधित मिले हैं। तो ये क्षेत्र पुरातात्विक दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कहाँ पर है ये? कन्हार नदी के किनारे पर डीपाडी नाम का जगह, डीपाडी नाम का जगह। तो यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें हैं उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। दूसरा वाला मैप में देखते हैं, उसमें मैंने लिखा हुआ है सब कुछ। ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये सारा चीज़ अभी आप पढ़ोगे, ये बचा हुआ है, इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद में एंड करते हैं। ये देखो, ये हमारा इस वाले मैप को आप लोग स्क्रीनशॉट लोगे, लेकिन पढ़ने के बाद में। चलो, तो यहाँ पे कौन कौन से मंदिर है देख लेते हैं। आप लोग जानते हैं शंकरगढ़ वाला जो एरिया है ना, यहाँ पे एक बेलसर करके ग्राम है। यहाँ पर बहुत पुराना शिव मंदिर है। तो प्राचीन शिव मंदिर कहाँ हो जाएगा? शंकरगढ़ वाले क्षेत्र में। शंकरगढ़ कहाँ पर आएगा? यहाँ पर वाले क्षेत्र में आएगा। यहाँ से थोड़ा सा दूर जाओगे, यहाँ पे 6 किलोमीटर आसपास की दूरी पर है, अगर किताबी भाषा में कहा जाए तो 6 किलोमीटर दूर यहाँ पे स्थित है बेलसर ग्राम। यहाँ पर आपको शिव मंदिर देखने को मिलेगा। ये अलग से मैंने बनाया है ना, इसको याद रखना। ये है शंकरगढ़ वाले हिस्से में, यहाँ पर ये जो इस लिखा हुआ है यहाँ पर। इसके अलावा देखोगे तो डीपाडी वाले क्षेत्र में ही यहाँ पे साम तरसना मंदिर यहाँ पे है, रानी पोखरा मंदिर है, बोजरा टीला मंदिर समूह है, उरांव टोला मंदिर है, ब्रह्मा मंदिर आपको देखने को मिलेगा। प्लस यहाँ पे एक और प्राचीन शिव मंदिर भी देखने को मिलेगा। चलो इसको देख लेते हैं। साम तसरना यहाँ पे मंदिर है। इस मंदिर में आपको विष्णु भगवान की मूर्ति मिलेगी, महिषासुर मर्दिनी विष्णु भगवान की मूर्ति यहाँ मिलेगी, महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति मिलेगी। आपको गणेश जी की मूर्ति मिलेगी, गणेश की भाई की मूर्ति मिलेगी, कार्तिकेय मूर्ति मिलेगी, वराह की मूर्ति मिलेगी और नंदी की मूर्ति मिलेगी। किसकी मूर्ति मिलेगी? कार्तिकेय, वराह और नंदी। किस में मिलेगा? साम तसरना मंदिर में। तो साम तसरना मंदिर में मूर्तियों कौन कौन सी प्राप्त होगी, इसको आपको याद रखना है। यहाँ से भी सवाल आपको पूछा जा सकता है। तो विष्णु भगवान की यहाँ पे मूर्ति मिलेगी, महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति मिलेगी, गणेश भगवान की, कार्तिकेय, वराह की और नंदी की। तो यहाँ पे 6 मूर्तियाँ आपको देखने को मिलेगी साम तसरना मंदिर में। इसके अलावा आगे देखोगे तो यहाँ पर इस साम तसरना मंदिर में ना सबको संरक्षित जैसे रखा गया है। एक तरह से कहा जा सकता है कि इस क्षेत्र में इन सारी मूर्तियों का संरक्षण किया गया है और संग्रहालय के रूप में इस जगह को बनाया गया है। साम तसरना मंदिर को ही बनाया गया है। तो इसी मंदिर के आसपास में एक और मंदिर भी है जिसको आप लोग चामुंडा मंदिर के नाम से जानते हो। अगला देखोगे रानी पोखरा मंदिर। रानी पोखरा मंदिर, यहाँ पे रानी पोखरा से क्या समझ में आ रहा है? पोखरा मतलब तालाब, पोखर तालाब होता है। तो यहाँ पे जो डीपाडी वाले क्षेत्र में एक तालाब है जहाँ पे बहुत सारे मंदिर है। मंदिर के आसपास के क्षेत्र में ही वहाँ पे तालाब आपको देखने को मिलेगा जिसको बोला जाता है रानी पोखरा मंदिर। अगला देखो बोरजा टीला मंदिर। बोरजा टीला मंदिर यहाँ इसलिए है क्योंकि यहाँ पे हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म दोनों से संबंधित है। तो बोरजा टीला हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म से क्या हो जाएगा? सूर्य मंदिर यहाँ पे देखने को मिलेगा। बौद्ध भिक्षुओं का यहाँ पे मठ मिलेगा। मठ है वहाँ जहाँ इन लोग निवास किया करते थे। बारिश वगैरह होता था तो इन लोग वहाँ थोड़े समय के लिए विश्राम के लिए जाया करते थे, जिसे हम लोग मठ कहते हैं। अगला देखोगे तो ये क्या है? उरांव टोला मंदिर। उरांव टोला मंदिर के पास में ना नागरी लिपि से, नागरी लिपि आपको पता है ना, जैसे हिंदी में लिखते हैं, हिंदी ये सब नागरी लिपि होता है। तो नागरी लिपि में वहाँ पे ओम नमो विश्वकर्माय लिखा हुआ है। कौन सा मंदिर में? उरांव टोला मंदिर समूह में। और ये जो उरांव टोला मंदिर समूह है ना, यहाँ पर एक पहाड़ी है, चाइता पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? चाइता पहाड़ी। और इसी चाइता पहाड़ी में ही उरांव टोला मंदिर बना हुआ है। तो याद रखना, चाइता पहाड़ में उरांव टोला मंदिर है। और इस मंदिर में शिलाखंड में नागरी लिपि से ओम नमो विश्वकर्माय लिखा हुआ है। ओम नमो विश्वकर्माय लिखा हुआ है। अगला देखोगे तो यहाँ पे एक ब्रह्म मंदिर है। ये बहुत खास चीज़ है ब्रह्म मंदिर। जनरली आपने देखा होगा जो हमारे ब्रह्म भगवान हैं उनकी बड़ी अच्छी मूछें रहती है, दाढ़ी रहती हैं, बड़े अच्छे डोले शोले रहते हैं ना। तो ऐसा बिल्कुल यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे जो ब्रह्म मंदिर है ना वो एकदम अलग है। उनमें दाढ़ी मूछ बिल्कुल भी नहीं है, एकदम डिफरेंट है। जो बाकी यहाँ के ब्रह्म भगवान की मूर्तियों में आप देखे होंगे अच्छी खासी बियर्ड रहती है उनकी, लेकिन इस वाले टेम्पल ब्रह्म मंदिर में जो डीपाडिंग है यहाँ पर इनकी दाढ़ी मूछें नहीं हैं। चलो अगला क्या है? अगला देखो प्राचीन शिव मंदिर है। ये बनी थी 8वीं से 9वीं शताब्दी के बीच में।
यहाँ पे शिव मंदिर है, शिव भगवान की यहाँ पे मूर्ति है, तो इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है। अगला और देखोगे तो यहाँ पे देख रहे हो अर्जुनगढ़, देख रहे हो यहाँ पे ग्रीन कलर का मैंने लिखा है। ये अर्जुनगढ़ यहाँ का किला टाइप का है, किला वाला एरिया है जो कि अभी खंडर अवस्था में पाया गया है। और इसी के आसपास में एक केव देखने को मिला है, केव यानी कि गुफा देखने को मिला है, जिसको घिरिया लाता गुफा के नाम से जाना जाता है। कौन सा गुफा? घिरिया लाता गुफा के नाम से जाना जाता है, जो कहाँ पर है? अर्जुनगढ़ वाले क्षेत्र में है। इसके अलावा आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है, ताता पानी। यहाँ पे देख लो थोड़ा सा मैंने फव्वारा टाइप का बना है, लेकिन अच्छे से नहीं बन पाया है, तो यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे कर लेते हैं। तो आप लोग जानते हो, इसमें बताने वाली बात नहीं है, सब लोग इसको पढ़ लिए होंगे, बचपन से आप लोग सुनते आ रहे होंगे कि ताज़ा पानी जहाँ पे गर्म पानी का फव्वारा निकलता है, और ये लगभग 90 डिग्री से 100 सेल्सियस तक का होता है। और यहाँ पे जियो थर्मल पावर यहाँ पे लगाया गया है, तो यहाँ पे 30 मेगावाट के करीब विद्युत उत्पादित की जाती है। और आप लोग को पता है कि मकर संक्रांति जब होता है तो यहाँ पर मेले का भी आयोजन किया जाता है। कहाँ पर? ताता पानी वाले क्षेत्र में। तो ताता पानी जहाँ पे गर्म पानी का फव्वारा है, जहाँ का पानी से विद्युत जियो थर्मल कॉरपोरेशन द्वारा यहाँ पे भूतापीय ऊर्जा संयंत्र लगाया जाएगा। 30 मेगावाट की यहाँ पे ऊर्जा उत्पादित की जाएगी। और ये है इस वाले क्षेत्र में, यहाँ पे मत करना, यहाँ पे करना, क्योंकि रामानुजगंज वाला क्षेत्र यहाँ पर है। तो यहाँ से रामानुजगंज मार्ग पर है, ये 80 किलोमीटर पड़ता है अंबिकापुर वाले क्षेत्र से। और यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा एक कुंड है, यानी कि पानी के आसपास ही एक क्षेत्र है जहाँ पर ऐसा बोला जाता है कि वहाँ से नहाने से कुष्ठ रोग ठीक होता है। क्योंकि आप लोग जानते हो कि जिस पानी में सल्फर या गंधक की मात्रा होगी तो वहाँ का जो घाव वाला पोषण होता है वो ठीक हो जाता है। तो याद रखना, जिस पानी में यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि नहाने से चर्म रोग ठीक होता है, उस पानी में सल्फर गंधक पाया जाता है, जिसके कारण से चर्म रोग ठीक हो जाते हैं। तो इसका सब कुछ कंप्लीट हो गया। एक चीज़ और छूट जाता है, वो है यहाँ का अभयारण्य। चलो अभयारण्य को भी देख लो। ये जो येलो कलर का यहाँ पे देख लो ना, ये है यहाँ का अभयारण्य। क्या नाम से? सेमरसूत अभयारण्य के नाम से इसको जाना जाता है। सेमरसूत अभयारण्य के नाम से जाना जाता है। इसकी खास बात क्या है? ये हमारे देश का चौथा बड़ा क्या है? अभयारण्य है। याद रखना 4th नंबर का ये आता है। कौन सा अभयारण्य? सेमरसूत अभयारण्य। सेमरसूत नाम कैसे पड़ा? क्योंकि इस क्षेत्र में जो लोकल नदी है, सेमर और सोत करके नदी, दोनों का कॉम्बिनेशन नदी है, दोनों का नाम सेमरसूत के नाम से। और ये नदी इसी अभयारण्य के बीचों बीच बहती है, जिसके कारण से क्या कहा गया है? इसे सेमरसूत अभयारण्य के नाम से जाना जाता है। तो इसको याद रखना, 1978 में बना था ये। 430 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर की क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है हमारे बलरामपुर के नॉर्थ वाले हिस्से में। तो याद रखना, सेमरसूत अभयारण्य, सेमरसूत नदी बहती है, जैसा कि मैंने कहा नदी बहती है, उसको पूछा जाता है। 1978 में बना था, 430 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर में है। इसके अलावा ये आता है रामानुजगंज वाले क्षेत्र में। चलो अगला क्या देखेंगे? अगला हम लोग का एक पॉइंट छूट जाता है, जिसमें आप लोग देखोगे यहाँ के नेशनल पार्क के आसपास में जो रोड गुजरता है उसको। तो यहाँ पे देख लो, शुरुआत में ही मैंने बताया था, यहाँ पे एक जाता है नेशनल हाईवे, जिसका नंबर है NH 343। NH 343 इसका नाम पहले अलग था, आप लोग जानते होंगे। इसका नाम क्या था? इसका नाम था 243 नेशनल हाईवे, और जिसको नाम बदला गया है और 343 करा गया है। इसके अलावा आपको यहाँ पे स्टेट हाईवे भी देखने को मिलेगा। स्टेट हाईवे नंबर 1, स्टेट हाईवे नंबर 3 भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो 2 स्टेट हाईवे है यहाँ पे, 1 और 2, और 343 नाम की नेशनल हाईवे भी यहाँ से होकर गुजरती है। चलो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, और जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई है ना एक्स्ट्रा, जिसको यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है, उसको ऐसा साइड में बगल में ऐसा करके लिख लेना, ठीक है। चलो, और याद नहीं होता है तो 1-2 बार फिर से इसको पढ़ लेना, उसके बाद में लगातार रिवाइज़ करते रहना, हर दिन रिवाइज़ करना, सभी मैप को रिवाइज़ करना, तो आप भूलोगे नहीं, और ऐसे आपका स्टैटिक बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। चलो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे वीडियोज़ को काफ़ी सारे अप्रिशिएशन मिलता है, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में।